नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूके एग्जाम पाथफाइंडर्स पर। मैं हूं संदीप रावत, लेकर हाजिर हूं वंदरू का परीक्षा के लिए एनसीईआरटी क्लास 10th की बायोलॉजी का चैप्टर जैव प्रक्रम। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? यह प्रक्रम कहाँ होता है? हमारे शरीर में वसा का पाचन आहार नाल में लाइपेज नामक एंजाइम द्वारा होता है। पित्त रस में उपस्थित पित्त लवण वसा का अम्लीकरण करते हैं, अर्थात वसा की छोटी कोशिकाओं को खंडित कर देते हैं। इससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। जठररस, अग्न्याशयी रस तथा आंतरस में उपस्थित लाइपेज एंजाइम इस अम्लीकृत वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। इस प्रकार वसा का पाचन हो जाता है। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है? भोजन के पाचन में लार की निम्नलिखित भूमिका होती है। ग्रंथियों से स्रावित लार मुख गुहा को नम बनाए रखता है। भोजन को नम बनाने व निगलने में सहायता करता है। भोजन में उपस्थित मंड का आंशिक रूप से पाचन करती है तथा टैलिन द्वारा स्टार्च को माल्टोज में बदलती है। मुंह व दांतों को साफ रखती है। लार में उपस्थित लाइसोजाइम जीवाणु को नष्ट करने में सहायक करती है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं और इसके उत्पाद क्या हैं? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ निम्न हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, पादपों में उपस्थित क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल व उचित तापमान। स्वपोषी क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 तथा जल द्वारा भोजन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया का मुख्य उत्पाद ग्लूकोज है तथा उत्पाद जल तथा ऑक्सीजन होते हैं। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? वायवीय श्वसन यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इस क्रिया के अंत में CO2 और जल बनता है। यह साधारण श्वसन क्रिया है जो समस्त जीवों में होती है। यह क्रिया कोशिका के जीवद्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पूर्ण होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु में 38 ATP अणु मुक्त होते हैं। अवायवीय श्वसन यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें अपेक्षाकृत कम ऊर्जा प्राप्त होती है। इस क्रिया के अंत में CO2 और एथिल अल्कोहल बनता है। यह असाधारण श्वसन क्रिया है जो प्रमुख रूप से कवक, जीवाणु तथा जंतुओं के कुछ विशेष ऊतकों में ही होती है। यह क्रिया केवल जीवद्रव्य में ही पूर्ण होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु में 2 ATP अणु ही मुक्त होते हैं। कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। यीस्ट, जीवाणु व परजीवी में अवायवीय श्वसन होता है। गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कोशिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित हैं? फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई कोशिकाएं हैं। इनमें श्वसनीय स्थान पाए जाते हैं जहाँ गैसीय विनिमय होता है। मनुष्य के प्रत्येक फुफ्फुस में करीब 150 करोड़ कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिकाओं में अत्यधिक बारीक सेल की उपकला का स्तर पाया जाता है। यह एपिथेलियम डक्ट कोशिकाओं की भित्ति के साथ मिली हुई रहती है। यह दोनों मिलकर श्वसनीय सतह का निर्माण करती हैं। मनुष्यों को यदि दोनों फेफड़ों की कोशिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो यह लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र ढक लेती हैं। अतः कोशिकाएं विनिमय के लिए विस्तृत सतह उपलब्ध करवाती हैं जिससे गैसीय विनिमय अधिक दक्षतापूर्वक होता है। किस प्रकार के श्वसन में इथाइल अल्कोहल बनता है? अवायवीय श्वसन। मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। हृदय की किस प्रकोष्ठ की दीवार मोटी और मजबूत होती है? बायां नीलाई। पाचक एंजाइमों का कार्य है। पाचक एंजाइमों का मुख्य कार्य जटिल एवं अघुलनशील भोजन को सरल एवं घुलनशील भोजन में बदलना है, अर्थात भोजन का पाचन करना है। मनुष्य के शरीर में उस ग्रंथि का नाम बताइए जो हार्मोन तथा एंजाइम दोनों को स्रावित करती है। अग्न्याशयी। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। पौधों के जाइलम को निकाल देने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चूंकि जाइलम एक संवहन ऊतक है अतः इसे निकाल देने पर पादपों में जल तथा खनिज लवण का संवहन नहीं होगा और पौधा सूख कर नष्ट हो जाएगा। क्षुद्रांत में भोजन के किन अवयवों का पूर्ण पाचन होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। किन्हीं 2 एककोषीय जीवों के नाम लिखें। अमीबा और पैरामीशियम। ऐसे 2 पौधों का नाम लिखिए जो पौधों को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। अमरबेल और आर्किड। एक कोश के जीवन में भोजन किस अंग से प्राप्त किया जाता है? एक कोश के जीवन में भोजन संपूर्ण सतह से ग्रहण किया जाता है।
मांसाहारी प्राणियों की आहार नाल क्षुद्रांत कैसी होती है? मांसाहारी प्राणियों की आहार नाल क्षुद्रांत छोटी होती है। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर पाए जाने वाले उंगली जैसे प्रवर्त को क्या कहते हैं? क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर पाए जाने वाले उंगली जैसे प्रवर्त को दीर्घ कहते हैं। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमणों के लिए किस ऊर्जा को मुद्रा कहा गया है? अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमणों के लिए एटीपी को मुद्रा कहा गया है। यदि कोशिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो लगभग कितने वर्ग मीटर क्षेत्र को ढक लेगी? यदि कोशिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो यह लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र को ढक लेगी। रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। उस प्राणी का नाम बताइए जिसके शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है। मछली के शरीर में एक चक्र में केवल एक ही बार रुधिर हृदय में जाता है। मनुष्य में वृक्क कहाँ स्थित होते हैं? मनुष्य में वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। मनुष्य के किस अंग में मूत्र का निर्माण होता है? मनुष्य के वृक्क में मूत्र का निर्माण होता है। प्रारंभिक निस्यंद में पाए जाने वाले प्रमुख कोई 4 पदार्थों के नाम लिखिए। ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण व जल। पादपों के कोई 2 अपशिष्ट उत्पाद के नाम लिखिए। ये उत्पाद किस ऊतक में संचित रहते हैं? रेजिन तथा गोंद। यह अपशिष्ट उत्पाद विशेष रूप से पुराने जाइलम नामक ऊतक में संचित रहते हैं। रोगी के शरीर से कृत्रिम विधि द्वारा उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को रक्त अपोहन कहते हैं। रक्त के छिनाव को क्या कहते हैं? इसकी एक विशेषता बताइए। रक्त के छिनाव को लसिका कहते हैं। इसमें लाल रुधिर कणिकाएं नहीं होती हैं। यदि मनुष्य के डायफ्राम में छिद्र कर दिया जाए तो श्वसन क्रिया पर क्या प्रभाव करेगा? श्वास लेने की क्रिया बंद हो जाएगी। अवशिष्ट आयतन किसे कहते हैं? बलपूर्वक बहिश्वसन के पश्चात फेफड़ों में बची हुई वायु की मात्रा को अवशिष्ट आयतन कहते हैं। एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन कितना लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है? 180 लीटर। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कोशिकाओं में पाया जाता है। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? एमिलेज। रुधिर के थक्का बनाने में सहायक करने वाली कोशिकाएं हैं प्लेटलेट्स कोशिकाएं। अमीबा में पोषण विधि को समझाइए। अमीबा कोश की सतह से उंगली जैसी अस्थायी प्रवर्त कूटपात की मदद से भोजन ग्रहण करता है। यह प्रवर्त भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव्य में विसर्जित हो जाते हैं। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित किया जाता है। धमनियों एवं सिराओं में अंतर लिखिए। सिरा शरीर को अंगों से हृदय में या हृदय की ओर ले जाती है। रुधिर को अंगों से हृदय में या हृदय की ओर ले जाती है। फुफ्फुसीय सिरा के अतिरिक्त सब में अशुद्ध रुधिर होता है। इसमें रक्त दाब कम होता है। सिरा की दीवार पतली होती है। सिरा बाह्य स्तर मोटा होता है। सिरा की गुहा बड़ी होती है। सिरा दीवार पतली होने के कारण खाली होने पर चिपक जाती है। अधिकांश सिराएं सतह पर पाई जाती हैं। इनके भीतर कपाट होते हैं। सिरे का रंग गहरा लाल या नीला होता है। धमनी को हृदय से अंगों में ले जाती है। धमनी रुधिर को हृदय से अंगों में ले जाती है। फेफड़ों में जाने वाली फुफ्फुसीय धमनी के अतिरिक्त सब में शुद्ध रुधिर होता है। इनमें उच्च दाब कम उच्च रक्त होता है। इनमें रक्त दाब कम उच्च होता है। इनकी दीवार मोटी व लचीली होती हैं। इनमें मध्य स्तर मोटा होता है। इनकी गुहा संकरी होती है। दीवार मोटी होने के कारण खाली होने पर पिचकती नहीं है। अधिकांश धमनियाँ गहराई में पाई जाती हैं। इनके भीतर कपाट नहीं होते हैं। इन धमनी का रंग गुलाबी या चटक लाल होता है। एकल परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए। एकल परिसंचरण तंत्र शरीर में एक चक्र में केवल एक बाहरी रुधिर का आ जाना एकल परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र मछलियों में पाया जाता है। मछलियों में के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं जिन्हें क्रमशः अलिंद या निलय कहते हैं। अर्थात एक अलिंद व एक निलय होता है। यहाँ रुधिर कोलोमा में भेजा जाता है जहाँ यह ऑक्सीजन होता है और सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक ही बार रुधिर हृदय में जाता है। स्वपोषी पौधे किसे कहते हैं? वे पौधे जो क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल व CO2 द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। तरल संयोजी ऊतक किसे कहते हैं? इसके कार्य लिखिए। रुधिर को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। रुधिर के निम्न कार्य रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाओं में उपस्थित
हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। रुधिर द्वारा पचित व अवशोषित पदार्थों का परिवहन विभिन्न कोशिकाओं तक किया जाता है। ताप नियमन में सहायक होता है। रुधिर में स्कंदन की क्षमता पाई जाती है अथवा चोट लगने पर अधिक रुधिर नहीं बहता। हार्मोन का परिवहन करने में तरल संयोजी ऊतक का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रुधिर प्रतिरक्षा प्रदान करता है। प्लाज्मा के क्या कार्य हैं? प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है, जिसके कारण यह वाहक का कार्य करता है। रक्त प्रोटीन एल्ब्यूमिन प्राण दाब को उत्पन्न करता है। ग्लोब्यूलिन हार्मोन तथा रासायनिक पदार्थों का स्थानांतरण तथा प्रतिरक्षी का कार्य करता है। प्लाज्मा के अकार्बनिक घटक क्षारीयता उत्पन्न करते हैं और ये विभिन्न प्रकार के कार्य भी संपादित करते हैं, जैसे ग्लूकोज ऊर्जा उत्पन्न करता है। प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रोनोजिन रक्त के स्कंदन का कार्य करते हैं। मनुष्य के रुधिर परिसंचरण तंत्र में कौन सी दो विशेषताएं मिलती हैं? ओटो युक्त रुधिर तथा ओटो रहित रुधिर हृदय तथा रक्त वाहिनी में कभी नहीं मिलता, अर्थात यह हमेशा पृथक रहता है। रक्त शरीर में एक चक्र पूरा करने के लिए हृदय से 2 बार गुजरता है। पहली बार शरीर का समस्त अशुद्ध रक्त दाहिने अलिंद तथा निलय में होकर फेफड़ों में जाता है तथा दूसरी बार फेफड़ों से फुफ्फुस शिराओं द्वारा रुधिर बाएं अलिंद में होकर बाएं निलय में और वहां से एक महाधमनी द्वारा समस्त शरीर में जाता है। मानव शरीर की बाह्य व आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। मानव शरीर हृदय वक्षीय गुहा में दोनों फुफ्फुसों के बीच अधरतल पर कुछ बाईं ओर स्थित होता है। हृदय एक 2 स्तरीय आवरण हृदय आवरण से ढका रहता है। दोनों आवरण के मध्य पाए जाने वाला द्रव हृदयावरणीय द्रव कहलाता है। यह हृदय को बाह्य आघातों से भी बचाता है। विषमपोषी किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? विषमपोषी प्राणी मनुष्य सहित जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, दूसरों पर भोजन के लिए अपरोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। शाकाहारी वे जंतु जो पौधों पर निर्भर रहते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे गाय, बकरी, भैंस। मांसाहारी वे जंतु जो दूसरे जंतुओं को अपने भोजन के रूप में लेते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं, जैसे शेर, चीता। मृतजीवी बैक्टीरिया और फंजाई जैसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। परजीवी कुछ जीव पौधों और जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं, जैसे अमरवेल, जूं, लीच, फिरताकृमि, आर्किड। सर्वाहारी वे जंतु जो पौधे एवं जंतु दोनों को भोजन के रूप में लेते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे चूहे, सूअर, मनुष्य। रुधिर एवं लसिका में अंतर लिखिए। रुधिर सामान्यतः लाल रंग का होता है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी युक्त होती हैं। इसमें प्रोटीन की उच्च मात्रा उपस्थित होती है। पचित भोजन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। फाइब्रिनोजन अधिक होता है। O2 अधिक होती है। रुधिर में उपापचयी उत्सर्जी अंत उत्पाद कम होते हैं। न्यूट्रोफिल्स की अधिकता होती है। रुधिर सामान्य तरल संयोजी ऊतक है। लसिका रंग विहीन होता है। इसमें आरबीसी का अभाव होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। पचित भोजन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। फाइब्रिनोजन की मात्रा कम होती है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। रुधिर में उपापचयी उत्सर्जित अंत उत्पाद अधिक होते हैं। लसिका में लिम्फोसाइट की अधिकता। लसिका छना हुआ रुधिर है। यकृत की कार्य लिखिए। यह पित्त रस का संश्लेषण करता है। यकृत कोशिकाएं यूरिया का संश्लेषण करती हैं। यकृत कोशिकाएं हिपेरिन नामक प्रोटीन का स्रावण करती हैं, जो रुधिर वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है। वसा का अपैसीकरण करता है। यकृत की कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज की मात्रा को ग्लाइकोजन में बदलकर संग्रह कर लेती हैं। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। शरीर में उत्पन्न विषैले पदार्थों का निरावशीकरण भी यकृत द्वारा किया जाता है। बंद एवं खुले परिसंचरण तंत्र की तुलना कीजिए। बंद परिसंचरण तंत्र ऐसा रुधिर परिसंचरण तंत्र जिसमें रुधिर बंद नलिकाओं में बहता है, बंद परिसंचरण तंत्र कहलाता है। इसमें रुधिर ऊतकों के संपर्क में नहीं रहता है। इसमें रुधिर का प्रवाह तेज होता है। उदाहरण मनुष्य, केंचुआ, खरगोश आदि। खुला परिसंचरण तंत्र वह परिसंचरण तंत्र जिसमें रुधिर पूर्ण रूप से बंद नलिकाओं में नहीं बहता है, खुला परिसंचरण तंत्र कहलाता है। इसमें रुधिर ऊतकों के संपर्क में रहता है। रुधिर का प्रवाह धीमा होता है। उदाहरण कीट, मकड़ी, कॉकरोच, सीपी। रक्तदाब किसे कहते हैं? इसे किस यंत्र द्वारा नापा जाता है? रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्त का दाब कहते हैं। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में अधिक होता है। धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलयी
प्रकुंचन संकुंचन के दौरान प्रकुंचन दाब तथा नीले अनुशीतलन के दौरान अनुशीतलन दाब कहलाता है। सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120 mm पारा तथा अनुशीतलन दाब 80 mm होता है। रक्त दाब को स्फैग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र द्वारा मापा जाता है। उच्च रक्त दाब को अतितनाव भी कहते हैं और इसका कारण धमनियों का सिकुड़ना है। इससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है। इससे धमनी फट भी सकती है तथा आंतरिक अंतःस्राव भी हो सकता है। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? इससे कोई 3 महत्व लिखिए। वाष्पोत्सर्जन पौधों की सतह से जल वाष्प के रूप में जल की हानि होने को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन के महत्व। वाष्पोत्सर्जन से कोशिकाओं के भीतर अनुकूलतम स्थिति बन जाती है। वाष्पोत्सर्जन से पौधों के भीतर जल तथा खनिज लवणों की गति होती है। वाष्पोत्सर्जन से के का द्वारा अधिक तापमान पर ही पौधे की पत्तियां ठंडी बनी रहती। ग्लूकोज के एक अणु से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 686 किलो कैलोरी। पादप जड़ों द्वारा कौन से पदार्थों का अवशोषण करते हैं? मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, सल्फर व जल। यदि मानव कोशिकाओं को फैला दिया जाए तो ये कितने क्षेत्रफल ढक लेंगी? लगभग 80 वर्ग मीटर। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम तथा वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम। आंतररस के लिए कार्य लिखिए। यह प्रोटीन के अमीनो अम्लों में कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है जिसे गलती से छूने पर भी अत्यधिक जलन कर देता है, फिर भी सामान्य स्थिति में आमाशय में नुकसान नहीं देता। क्यों? आमाशय में श्लेष्मा का स्तर पाया जाता है जो सामान्य स्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सुरक्षा प्रदान करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता को ही एसिडिटी अथवा अम्लता कहते हैं। एक जलीय जीव की तुलना में एक स्थलीय जीव श्वसन में किस प्रकार लाभप्रद होता है? जलीय जीव में जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं जो कि कम मात्रा में होती है, अतः जलीय जीव को ऑक्सीजन की पूर्ति हेतु तीव्र गति से श्वसन करना होता है, जबकि स्थलीय जीव वायुमंडल से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की पूर्ति धीमी श्वसन गति से ही प्राप्त कर लेता है, अतः जलीय जीव की तुलना में स्थलीय जीव श्वसन में लाभप्रद होते हैं। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है? भोजन के पाचन में लार की निम्नलिखित भूमिकाएं। भोजन को लसलसा बनाता है, भोजन को रोगाणु मुक्त करता है, भोजन को निगलने में सहायक करता है, यह मंड को सरल टुकड़ों में तोड़ता है। बचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत कैसे अविकल्पित किया जाता है? क्षुद्रांत में दीर्घिरोम पाए जाते हैं जो बचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, अतः अवशोषण आसानी से ही हो जाता है। इसके अलावा दीर्घिरोम में रुधिर वाहिनियाँ पाई जाती हैं जो बचे हुए भोजन को विभिन्न अंगों तक पहुँचाती हैं। सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं? इसके लिए निम्न परिस्थिति आवश्यक हैं। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड,